ठीक है। आज का आपका टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसी को हिंदी में बोलते हैं उपसह संयोजन यौगिक। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल स्टडी करने के पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन कंपाउंड। ये एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एडिशन कंपाउंड एंड देन डबल सॉल्ट एंड देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो एडिशन कंपाउंड, अब जैसा कि नाम है एडिशन कंपाउंड योगात्मक यौगिक, तो निश्चित है कि ये यौगिकों के योग से कॉम्बिनेशन से बना होगा, ये एडिशन से बना होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने क्या ले लिया K2SO4 एक कंपाउंड ले लिया, दूसरा कंपाउंड हमने लिया Al2SO4 का थ्राइस, इट इज अनदर कंपाउंड। दो कंपाउंड हम लोगों ने ले लिए, इन दोनों कंपाउंड को ऐड किया, इसका सॉल्यूशन लेंगे, इस कंपाउंड का सॉल्यूशन लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे और उनके एडिशन से हमको एक स्टेबल कंपाउंड मिलेगा। वो मिला K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O, राइट। फिर हम लोगों ने क्या लिया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं FeCN का ट्वाइस फेरासाइनाइड ले लिया, इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड क्या लिया हमने KCN ले लिया, ये दूसरा कंपाउंड लिया, ये दोनों कंबाइन करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में कंबाइन करेंगे और हमको एक स्टेबल कंपाउंड मिलेगा। इसको ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग FeCN ट्वाइस डॉट 4 KCN, राइट। दिस इज एडिशन कंपाउंड, ठीक है। तो केवल दो एग्जाम्पल लेना है, एक एडिशन कंपाउंड ये है, दूसरा एडिशन कंपाउंड ये है। इस एडिशन कंपाउंड को जब हम सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, ये सॉल्यूशन फॉर्म में आएगा और सॉल्यूशन फॉर्म में आने पर इसमें हम इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस क्या है इसके, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्युमिनियम आयन, सल्फेट। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन क्या है, पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन, क्यों भाई, यही है ना। और इसके सॉल्यूशन में फिर हम इन आयनों का टेस्ट करते हैं, तो क्या देखा जाता है कि ये जो एडिशन कंपाउंड है ये वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाता है। और ये कैसे पता लगता है कि जब हम इसमें पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, SO4 सल्फेट आयन का टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आता है। ये सॉल्यूशन इन आयनों का टेस्ट देता है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये जो एडिशन कंपाउंड है वो सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट या अवयवी आयनों में टूट जाता है, ठीक है ना। फिर दूसरा ये एडिशन कंपाउंड है, इसमें भी वही करते हैं हम लोग, किसका, सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, ठीक है ना, और सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है इसका, इसमें भी हम क्या करते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं, पोटेशियम आयन, साइनाइड आयन है ना, और फेरस आयन, क्यों भाई, इन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट करते हैं तो क्या देखने को मिलता है हमें कि
ये जो एडिशन कंपाउंड है इसके सॉल्यूशन में सिर्फ पोटेशियम आयन का टेस्ट आता है, साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं आता है, फेरस आयन का टेस्ट भी नहीं आता है। ठीक है ना। तो ये इंडिकेट करता है, ये प्रदर्शित करता है कि ये जो एडिशन कंपाउंड है वो वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में नहीं टूटता है। तो इस प्रकार से एडिशन कंपाउंड को दो वर्गों में बांटा गया। एक तो ऐसे दो टाइप के कहेंगे, दो प्रकार के होते हैं एडिशन कंपाउंड। एक तो ऐसे एडिशन कंपाउंड जो अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, और ऐसे एडिशन कंपाउंड जो अपने अवयवी आयनों में नहीं टूटते। और जो अवयवी आयनों में टूट जाते हैं सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर, उनको बोलते हैं डबल सॉल्ट। ऐसे एडिशन कंपाउंड को बोलते हैं डबल सॉल्ट। और जो नहीं टूटते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, उनको कहा गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कह सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए था कि इस एडिशन कंपाउंड को फेरस आयन का भी टेस्ट देना चाहिए था, साइनाइड आयन का भी टेस्ट देना चाहिए था। तो फेरस आयन का टेस्ट नहीं दे रहा, साइनाइड आयन का भी टेस्ट नहीं दे रहा, बल्कि इसके स्थान पर ये एक जटिल आयन का निर्माण कर रहा है। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। और फाइनली ये क्या देता है? 4 पोटेशियम आयन और एक स्पीशीज देता है FeCN का 6 4 नेगेटिव। क्यों भाई? 4 नेगेटिव। तो ये स्पीशीज जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है। यानी कि ये जो कंपाउंड है एडिशन कंपाउंड को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में न टूट करके बल्कि कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए या कॉम्प्लेक्स आयन देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, आधुनिक शब्दावली है, उसी के अनुसार क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। क्लियर? तो अब आप समझे कि डबल सॉल्ट किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, और एडिशन कंपाउंड किसे कहते हैं। इज इट क्लियर? राइट। इसी क्रम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो डिफरेंट स्पीशीज जुड़ी हैं आपस में, उनमें क्या बॉन्ड का नेचर होता है, किस तरह से जुड़ी हैं, यह जानने के लिए बर्नर ने अध्ययन किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया और उनकी फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। और जो उनको अध्ययन करने पर जो ऑब्जर्वेशन मिले, उन ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और एक थ्योरी प्रस्तुत की, जिसे वर्नर्स थ्योरी कहा गया। किसकी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उपसहसंयोजन यौगिकों की वर्नर थ्योरी, ये वर्नर सिद्धांत कहा गया। ठीक है ना। अब उन्होंने किया क्या था? वर्नर ने क्या किया था? इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड को किसके साथ कंबाइन किया? अमोनिया के साथ। अमोनिया और कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन कराई और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट या कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो उन्होंने कई कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की रिएक्शन से कई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त किए। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त किए वो कौन से हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं। और फिर उनका जो स्टडी किया, उनकी प्रॉपर्टीज का स्टडी किया, वो कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी की और उससे क्या निष्कर्ष निकाला, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जब कोबाल्ट क्लोराइड CO
Cl3 प्लस NH3 अमोनिया से कंबाइन करेगा तो क्या मिला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड COCl3.6NH3। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल रहा है। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में ये कंबाइन करेगा। 6NH3 यहां हम लिख देते हैं, राइट। इसी तरह ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला ये येलो कलर का था, येलो कलर का था। इन्हीं की रिएक्शन से दूसरा कॉम्प्लेक्स मिला, कंपाउंड मिला, वो क्या था COCl3.5 plus 5NH3। इट विल गिव COCl3.5NH3। ये पर्पल कलर का था, दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला। तीसरा COCl3 प्लस 4NH3, इससे COCl3.4NH3 ये ग्रीन कलर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिला, ठीक है ना। इस तरह से इन दोनों की रिएक्शन से कई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त हुए, ठीक है। ये वर्नर ने जब स्टडी किया डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब स्टडी किया गया इनकी प्रॉपर्टीज को, तो उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी निकाली, उन्होंने इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, इन तीनों का क्या किया उन्होंने, पहले इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का 1 मोल लिया। कितना लिया? 1 मोल। 1 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया और इसकी रिएक्शन उन्होंने किससे कराई, सिल्वर नाइट्रेट से, क्यों भाई। और सिल्वर नाइट्रेट किसमें लिया, एक्सेस में लिया। तो क्या मिला था इसमें, क्या मिलेगा, क्योंकि अगर इस कॉम्प्लेक्स आयन में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो स्पीसीज जुड़ी है, क्या जुड़ा है, कोबाल्ट है, इसमें क्लोरीन है और अमोनियम है। तो क्लोरीन अगर क्लोराइड आयन के फॉर्म में आएगा सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, वो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ क्या करेगा, सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में क्या रहेगा, सिल्वर आयन रहेगा, नाइट्रेट आयन रहेगा। इसके सॉल्यूशन में क्या रहेगा, इसके सॉल्यूशन में क्या है ये हमको पता नहीं है। सॉल्यूशन बनाया, सिल्वर नाइट्रेट इसमें मिलाया एक्सेस में, तो देखा क्या कि व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका, सिल्वर क्लोराइड का। इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड है वो वाटर में डिसॉल्व करने पर टूट करके क्या दे रहा है, क्लोराइड आयन दे रहा है। और क्लोराइड आयन सिल्वर आयन से क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना रहे हैं। और सिल्वर क्लोराइड जो बनता है वो कितने मोल मिलते हैं, 3 मोल ऑफ AgCl। AgCl का जो प्रेसिपिटेट मिलता है वो कितना, 3 मोल ऑफ AgCl। क्लियर। इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो टूट करके 3 मोल 1 मोल अगर इस कंपाउंड कर लेंगे तो 3 मोल ऑफ क्लोराइड आयन देगा, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल लेंगे तो एक मॉलिक्यूल से 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे, 1 मोल लेंगे तो 3 मोल क्लोराइड आयन मिलेंगे, आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे, राइट। इसी तरह दूसरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त हुआ था उसका भी क्या किया उन्होंने, 1 मोल लिया और इसकी किसके रिएक्शन कराई, सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया, एक्सेस में लिया इसमें भी सिल्वर नाइट्रेट, और कितना मिला, आफ्टर द रिएक्शन 2 मोल ऑफ AgCl। AgCl का जो प्रेसिपिटेट मिला वो कितना, 2 मोल मिला। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 मोल बनना AgCl का, कि इसका 1 मोल डिसोसिएट होकर के 2 मोल क्लोराइड आयन दे रहा है, ठीक है ना। अगर एक मॉलिक्यूल लोगे तो
2 क्लोराइड आयन मिलेंगे। 1 मोल लोगे तो 2 मोल क्लोराइड आयन के मिलेंगे, और 1 मोल सब्सटेंस लिया गया है तो 2 मोल क्लोराइड आयन मिलेंगे, और क्लोराइड 2 मोल क्लोराइड आयन 2 मोल सिल्वर आयन से क्रिया करके 2 मोल AgCl का बना लेंगे। और इस रिएक्शन से स्पष्ट हो रहा है क्या कि इस कंपाउंड से केवल क्या हो रहा है, 3 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन ही क्लोराइड आयन के रूप में बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना, आयन के रूप में आ रहे हैं। इसका भी हम लोग क्या करते हैं, सेम 1 मोल लिया और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से इसकी रिएक्शन कराई, इस रिएजेंट से एक्सेस में ले लिया, तो इस केस में कितना मिलता है AgCl का प्रेसिपिटेट, 1 मोल ऑफ AgCl PPT का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें से 1 मोल में से 1 मोल ही क्लोराइड आयन मिल रहे हैं, बाकी जो 2 क्लोरीन है वो आयन के रूप में नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, और जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो भी आयन के रूप में नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। इस केस में क्या है, 3 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन ही आयन के रूप में आ रहे हैं, बाकी 1 क्लोरीन आयन के फॉर्म में नहीं आ रहा है, और ना ही अमोनिया मॉलिक्यूल वो ऐसा है। फिर इस केस में भी क्या है, सेम। तो इसके बेस पर उन्होंने इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूलेशन किया, और फॉर्मूलेशन क्या किया, इस तरह से उन्होंने कहा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CONH3 6 का 6 और Cl3। उन्होंने एक एंटिटी ऐसी बना दी जिसमें उन स्पीशीज को रखा जो आयनिक फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, और उसके बाहर दूसरा पार्ट क्या रखा जो कि आयन के फॉर्म में आ रही है, उन स्पीशीज को लिया। इसी तरह इसको उन्होंने कैसे फॉर्मुलेट कर दिया, CONH3 5 Cl, और इस एंटिटी के बाहर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर किसको रख दिया, जो आयनिक फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह इसको फॉर्मुलेट उन्होंने किया CONH3 4 Cl2 Cl, राइट। यहां पर एक ही Cl निकलता है ना, Cl2 Cl, करेक्ट। अच्छा, इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है कि इस कंपाउंड में ये तो मेटल एटम है, मेटल एटम है, एक ही है, और इससे 3 क्लोरीन 6 अमोनिया मॉलिक्यूल ये जुड़े हुए हैं, निश्चित है। तो इनके जुड़ने का कुछ ना कुछ तरीका भिन्न है, क्योंकि इससे जो मेटल एटम से जो अदर स्पीशीज जुड़ी हैं, आयन और मॉलिक्यूल जुड़े हैं, उनमें से कुछ तो क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व करने पर आयनिक फॉर्म में आ रहे हैं, और कुछ आयनिक फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, है ना। इसका मतलब है कि सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन से जो अदर स्पीशीज जुड़ी हुई हैं, उनका जुड़ने का तरीका अलग अलग है, कुछ एक प्रकार से जुड़ी है, कुछ दूसरे प्रकार से जुड़ी है, ठीक है ना। यही इंडिकेशन इस केस में भी मिल रहा है, यही इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसके आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष ये निकाला। अच्छा, दूसरा इसका ये भी टेस्ट किया उन्होंने, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को भी मेजर किया, इसके सॉल्यूशन कंडक्टिविटी को भी मेजर किया, और कंडक्टिविटी मेजरमेंट में देखा कि इस कंपाउंड का जब सॉल्यूशन बनाया और इसकी जो कंडक्टेंस निकाली, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, उसका मान सबसे ज्यादा आया, इस वाले का उससे कम आया, और इस वाले से इसका और कम आया। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू घटती क्यों जा रही है, इसलिए कि इसमें जो आयनों की संख्या है वो कम होती जा रही है, नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगा ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इस केस में चूंकि कितने आयंस मिलते हैं आपको, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, नंबर ऑफ, इस केस में कितने होंगे, बोलो 3 कैसे, ये डिसोसिएट होगा, देखिए CONH3 6
प्लस 3Cl आयन, 3 नेगेटिव आयन इससे अलग हो रहे हैं, तो इस पर क्या आएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा ना? नहीं आएगा? अच्छा, इस केस में ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? CONH3 5Cl और प्लस 2Cl क्लोराइड आएगा। जब 2 नेगेटिव चार्ज निकलेगा तो इस पर 2 प्लस चार्ज आएगा। ठीक है ना? हमेशा ये ध्यान रखिए, ये जो स्पीशीज लिख रहे हैं ना हम लोग, इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स आयन। नहीं कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स स्पीशीज जटिल है। और कॉम्प्लेक्स आयन पर यहाँ देख रहे हैं आप चार्ज लिखा हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स आयन पर जो चार्ज आप मेंशन करते हैं, आवेश को लिखते हैं, उस पर कितना है? पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में। तो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज मिलती है आपको, कॉम्प्लेक्स आयन जो मिलता है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो इस पर जब चार्ज लिखते हैं तो आप देखिए 3 प्लस लिखा, क्यों? +3 नहीं, तो पहले क्या लिखते हैं? नंबर लिखेंगे, फिर इसके बाद चार्ज लिखेंगे। इसका ध्यान रखिएगा, है ना? पहले नंबर लिखेंगे फिर चार्ज लिखेंगे, ठीक है ना? चार्ज का साइन पहले नहीं लिखेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, है ना? ठीक, आगे चलते। इस केस में कितने टोटल आयन होगा? फिर टोटल 4 आयन हुआ, इस केस में टोटल 3 आयन्स हुए, इस केस में टोटल कितने आयन्स होंगे? 2। तो नंबर ऑफ आयन्स कम है तो कंडक्टिविटी भी कम, ठीक है ना? चलिए, तो इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर वर्नर्स ने कुछ पॉस्टुलेट, ये निष्कर्ष निकाला कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है और आयन होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो केंद्रीय परमाणु या आयन होता है, उसकी 2 प्रकार की वैलेंसी होती है। पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि इसकी 2 प्रकार की वैलेंसी होती है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन की 2 प्रकार की वैलेंसी प्रदर्शित करता है ना? क्यों भाई? कौन कौन सी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को प्राथमिक और सेकेंडरी को द्वितीय कहते हैं, ठीक है ना? और प्राइमरी वैलेंसी को ही, फिर प्राइमरी वैलेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? प्राइमरी वैलेंसी को ही क्या बोलते हैं? को ही आयोनाइजेबल वैलेंसी बोलते हैं। और इसी को हमने बताया था प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोलते हैं, ठीक है ना? प्राइमरी वैलेंसी, आयोनाइजेबल वैलेंसी भी कहते हैं इसको। अच्छा, ये उन्होंने बताया, इसके बारे में क्या बताया कि सेंट्रल एटम और आयन की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन, यानी कि नेगेटिवली चार्ज आयन और यू कैन से एनायन के द्वारा सेटिस्फाई होती है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था इन्होंने? क्या था कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है किसकी? सेंट्रल एटम और आयन की, वो आयोनाइजेबल होती है, ये आयोनाइजेबल होती है। तीसरा पॉइंट क्या बताया कि ये जो है प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेंट्रल मेटल एटम और आयन की ऑक्सीडेशन नंबर को प्रदर्शित करता है, ऑक्सीडेशन नंबर को प्रदर्शित करता है। चौथा पॉइंट क्या बताया था उन्होंने कि इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? नोट करते हैं, डॉटेड या डैश्ड लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन या डैश्ड लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक और, ये नॉन डायरेक्शनल होती है, राइट? इसी तरह से फिर सेकेंडरी वैलेंसी की बात आती है कि सेकेंडरी वैलेंसी
सेकेंडरी वैलेंसी किसे कहते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी का दूसरा नाम है नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, इसकी हिंदी बताओगे? अनायनीय, अनायनीय है ना। नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी या इसी को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है ना। इसके बारे में उन्होंने क्या बताया? ये वैलेंसी जो होती है वो एनाइन के द्वारा और पॉजिटिव आयन के द्वारा भी, मतलब आयंस तथा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये आयंस अथवा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल लिखते हैं सीधा, है ना, मॉलिक्यूल्स अथवा दोनों के द्वारा सेटिस्फाई होती है। दूसरा, ये नॉन आयोनाइजेबल होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है। तीसरा, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है सेंट्रल एटम और आयन की, वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रदर्शित करती है। सेकेंडरी वैलेंसी को हम SV से लिखते हैं, S फॉर सेकेंडरी, V फॉर वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल एटम और आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब कि सेकेंडरी वैलेंसी हमने निकाल ली तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमको पता लग गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल एटम से सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन, अभी हालांकि अभी हम लोग को आगे चल के डिफाइन करना है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित टर्म है कुछ इंपॉर्टेंट, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, उसकी डेफिनेशन आएगी, लेकिन यहीं पर हम बता देते हैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। आपको जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि सेंट्रल एटम होता है और उससे जो अदर स्पीशीज जुड़ी होती हैं उनको हम लोग, अदर आयन या मॉलिक्यूल जो जुड़े होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड, ठीक है ना। और लिगेंड जो होता है वो लिगेंड की अलग अलग डेंसिटी होती है, अलग अलग लिगेंड की डेंसिटी भी अलग अलग होती है। डेंसिटी का मतलब है कि कोई लिगेंड किसे कहते हैं? इन जनरल क्या है कि लिगेंड क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो लिगेंड जो होते हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई लिगेंड डोनेट करेगा उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, नहीं बनेंगे। और लिगेंड जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वही उसकी डेंसिटी कहलाती है। या ये कह सकते हो आप कि कोई लिगेंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो उसकी डेंसिटी होगी। इज इट क्लियर? तो अगर हमें किसी लिगेंड की सेकेंडरी वैलेंसी बराबर हमने क्या बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर के होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें निकालना है तो जितने लिगेंड हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, है ना, कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने लिगेंड हैं, सेंट्रल मेटल एटम से या सेंट्रल मेटल आयन से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, और उनकी संख्या पता है, साथ में उन लिगेंड का डेंसिटी के बारे में पता है। डेंसिटी का मतलब कि वो लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है या कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
मेटल आयन को, ये मेटल एटम को डोनेट कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो इससे क्या निकल आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकल आएगा, अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स पता है और डेंसिटी पता है। इज इट क्लियर? और कोऑर्डिनेशन नंबर पता लग जाएगा तो उससे हमें उसकी सेकेंडरी वैलेंसी पता लग गई। और सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर से एक चीज और होता है कि हमको उसकी ज्योमेट्री भी पता लग जाती है, उसका शेप पता लग जाता है, क्या स्ट्रक्चर है ये पता लग जाता है ना, कि वो लिगेंड उस सेंट्रल एटम से या आयन से किस तरह से स्पेशियल अरेंजमेंट उनका क्या है, किस तरह से जुड़े हैं, वो भी हमें पता लग जाता है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 हो सकता है ना। तो लेकिन इनमें से सामान्यतः आपको 2, 4 और 6 के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्यादातर मिलेंगे, है ना। 3, 5 और इसके आगे वाले कम मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये सेकेंडरी बैलेंसी समझ गए आप, प्राइमरी बैलेंसी समझ गए। इसका तीसरा पॉइंट हो गया कि सेकेंडरी बैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रदर्शित करती है। चौथा पॉइंट, इसे हम सॉलिड लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सेकेंडरी बैलेंसी को सॉलिड लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? लास्ट पॉइंट क्या है, ये डायरेक्शनल इक्वेशन, है ना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है। तो इस तरह से वर्नर ने ये पोस्टुलेट्स दिए हैं। एक और पॉइंट है इसमें, उन्होंने क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जैसे लिखा ना हमने CO, एक सिंपल सा एग्जांपल है, CONH3 6 का 6 और Cl3, है ना। तो इसमें क्या है कि एक पार्ट ऐसा है जिसे आप क्या कह रहे हो, कॉम्प्लेक्स, ये टूटेगा तो क्या देगा, कॉम्प्लेक्स आयन देगा एक, और प्लस 3 क्लोराइड आयन देगा, है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा वो क्या होगा, CONH3 6 और 3 प्लस, है ना। तो ये जो है इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये सेंट्रल एटम है और ये लिगेंड है। सेंट्रल एटम है और ये लिगेंड है। तो जो स्पीसीज है, ये कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है, इसमें जो सेंट्रल एटम से अदर स्पीसीज जुड़ी हैं या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीसीज हैं वो क्या है, आयन के फॉर्म में नहीं आती हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो ये होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज लिखी हैं वो क्या है, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। इन्होंने ये बताया कि सेंट्रल एटम से जो सेकेंडरी वैलेंसी से, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या बताया था वर्नर ने, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम से जो अदर स्पीसीज जुड़ी होती है किसके द्वारा, सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा, वो उनकी संख्या एक निश्चित होती है। साथ में क्या कंडीशन होती है कि सेंट्रल एटम से इनके जुड़ने का जो व्यवस्था है, स्पेशियल जो अरेंजमेंट है वो एक निश्चित होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट होता है ना। तो लास्ट तीसरा पॉइंट क्या बताया था उन्होंने, कि वर्नर ने क्या बताया था कि सेंट्रल एटम से जो स्पीसीज सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा जुड़ी होती हैं उनकी संख्या एक निश्चित होती है, साथ में उनके जुड़ने का जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है वो भी एक निश्चित होता है। और इसको क्या बोला था उन्होंने, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, राइट। और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में क्या होगा, या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी। और इसके अलावा जो बहुत कॉमन नहीं है वो कौन सी आ सकती हैं, कौन सी आ सकती हैं, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल एक्सेट्रा। इस तरह से और भी पॉलीहेड्रा हो सकती है। क्लियर? चलिए आगे, इसका ड्रॉबैक क्या है,
इसका ड्रॉबैक क्या है बर्नर्स थ्योरी का? बर्नर्स थ्योरी में जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर के फिनोमिना को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं कि कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जिनमें कि आपको प्राइमरी वैलेंसी निकालना है और उसकी सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो राइट द एग्जाम्पल्स एंड फाइंड आउट द प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर, इस तरह से उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो पहला हम देते हैं आपको, मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका क्या है, और सिंपल सा यही जो पढ़ रहे हैं उसी को लेते हैं, CONH3 6Cl3, ठीक है, ये लिख दिया। तो इसमें निकालिए जरा सा प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी इसकी कैलकुलेट करिए, सेकेंडरी वैलेंसी निकालिए, और किस तरह से ये सेंट्रल एटम से जो अदर स्पीसीज जुड़ी है वो किस तरह से जुड़ी होगी प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी से। ये हमने किस बेस पर लिख दिया, इसको अगर ऐसे लिखा होता COCl3.6NH3, अगर ये आ जाता एग्जाम में, इस फॉर्म में आ जाता, ये हमने तो इस फॉर्म में लिख दिया इसको फाइनल फॉर्मुलेट करके, अगर ये आ जाता एग्जाम में तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो टूट करके कितने, ये कैसे पता लगेगा कि इसका वही, या तो ये एग्जाम में दिया हो कि ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराने पर कितने मोल AgCl का देता है ना। तो अगर ये 3 मोल देता है इसका मतलब है कि इसमें से केवल 3 क्लोरीन आयनिक फॉर्म में आ रहे हैं, बाकी आयनिक फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। तो जो आयनिक फॉर्म में नहीं है, नॉन आयोनाइजेबल है, वो एक तरफ लिख दिया, और जो आयनिक फॉर्म में आ रहा है उसको अलग लिख दिया। तो इस तरह से इसको फॉर्मुलेट कर लेंगे, है ना। लेकिन नहीं भी इस तरह से लिखा होता है तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इसी फॉर्म में अगर है, ये फॉर्म में नहीं है, तो फिर इससे भी प्राइमरी वैलेंसी तो निकल आएगी। सेकेंडरी में दिक्कत है, प्राइमरी वैलेंसी में दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए कैलकुलेट करिए जरा सा। प्राइमरी वैलेंसी निकालने का तरीका क्या है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चार्ज क्या है, न्यूट्रल, जीरो है, कोई चार्ज नहीं है, और इस पर जो चार्ज है वो जीरो है। इसका मतलब है कि चार्ज जो भी होगा इसके ऊपर वो किसके बराबर होगा, इन कंपाउंड में उपस्थित जो स्पीसीज है डिफरेंट, उन पर उपस्थित चार्ज के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा, है ना, नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन सा है, कोबाल्ट पर चार्ज कितना है ये हमें नहीं पता है, क्योंकि आपने ये पढ़ा कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो सेंट्रल एटम और आयन की ऑक्सीडेशन नंबर को प्रदर्शित करती है, यानी कि उस पर कितना चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब कि उस पर कितना चार्ज है, ये निकालना है। तो इस पर चार्ज निकल आएगा तो वही उसकी क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी। मान लिया इस पर चार्ज x है, NH3 मॉलिक्यूल 0 चार्ज हुआ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये एक Cl पर -1, ठीक है ना। तो इन सबको जोड़ दीजिए, टोटल क्या हो जाएगा, x प्लस 6 है ना ये मॉलिक्यूल, 6 इंटू एक मॉलिक्यूल पर 0 प्लस 3 है ये, और एक पर कितना चार्ज है, -1, और टोटल सबका क्या है, इस कंपाउंड पर पूरा चार्ज क्या है, 0 है ना, न्यूट्रल। तो ये x -3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3। इसकी प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी की बात कर लें, सेकेंडरी की बात करेंगे तो
इसका मतलब है कि जो सेंटर में अटेंशन से जो लिगेंड जो अदर स्पीशीज जुड़ी है वो क्या जुड़े हैं, लिगेंड जुड़े हैं, सेकेंडरी बैलेंस से जो जुड़े हैं, है ना, लिगेंड जुड़े हैं। इन लिगेंड की संख्या देख ली थी और इसकी डेंसिटी देख ली थी। तो NH3 जो है, जो लिगेंड है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, यूनिडेंटेट भी बोल सकते हैं। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है सेंट्रल एटम को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो कितने हैं ये, सेकेंडरी वैलेंसी को हमने कैसे बताया था निकालना है, तो इट इज इक्वल टू क्या हुआ, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। सो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6, डेंसिटी उसकी 1 तो 6 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो हमने आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर है तो इसका ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है ना। और प्राइमरी वैलेंसी 3 है, इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 कौन, क्लोरीन जो आयन के फॉर्म में आ रहे हैं वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हैं, है ना। और जो आयन के फॉर्म में नहीं आ रहे हैं वो कौन नहीं आ रहे हैं, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल। तो ये किससे है, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है ये, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हैं। तो इनको जरा जोड़ करके भी दिखा सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम, इससे NH3, ये NH3, ये NH3, ये NH3, एक ऊपर ये NH3, ये NH3, सॉलिड लाइन से दिखाया सेकेंडरी वैलेंसी, और डॉटेड लाइन से प्राइमरी वैलेंसी से 3 क्या जोड़ते हैं हम, क्लोराइड Cl जुड़ जाएंगे। इस तरह से इसकी प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी किस तरह से अटैच रहेंगे स्पीशीज, ये आप बता सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको आप बताइए आप, PtCl4.2HCl ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें प्राइमरी वैलेंसी बताना है और सेकेंडरी वैलेंसी बताना है, ठीक। इसके साथ लेकिन हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, हालांकि आपको इसका याद रखना पड़ेगा, चीजों को पढ़ते पढ़ते अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसके साथ हम आपको हिंट कर दे रहे हैं कि ये 0 मोल्स देता है, इसके AgCl के, 0 मोल मिलता है, CptCl4, हाँ 0 मोल। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्राइमरी वैलेंसी निकालना है आपको और सेकेंडरी वैलेंसी भी निकालना है। जीरो मोल, अगर भैया ये 0 मोल दे रहा है, इसका मतलब है कि इससे जितने भी Cl जुड़े हैं, 4 ये हैं और 2 ये हैं, नहीं है, वो सारे के सारे नॉन आयोनाइजेबल हैं। नॉन आयोनाइजेबल है, इसका मतलब वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हैं, तभी तो आपको AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है ना। तो इसको आप लिख सकते हो कि इस बेस पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको PtCl6 जो नॉन आयोनाइजेबल है उनको ऐसे लिख दिया, और H2, तो H2 को पहले लिख लीजिए, H2 PtCl6। अब इसका निकाल लोगे प्राइमरी वैलेंसी आसानी से और सेकेंडरी वैलेंसी आसानी से निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे, ये टूटेगा तो क्या देगा, क्या देगा, PtCl6 और 2 हाइड्रोजन है ना, तो इस पर कितना आएगा, अरे 2 हाइड्रोजन आयन निकलेगा, 2 प्लस आयन निकल गया, 2 पॉजिटिव चार्ज निकल गया, तो इस पर क्या आएगा, 2 नेगेटिव आएगा ना, नहीं आएगा, 2 नेगेटिव आएगा ना चार्ज,
अब इस पर चार्ज पता है तो इससे भी निकाल लो आप प्राइमरी वैलेंसी, प्लेटिनम पर कितना चार्ज होगा ये निकाल सकते हो, और डायरेक्ट इससे निकालना चाहो तो इससे निकाल लीजिए, ठीक है ना। प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू निकालिए। इससे अगर निकालेंगे क्या आएगा, इसको x मान लिया, प्लेटिनम पर चार्ज x मान लिया, ये तो निकालना है, प्लस 6 ये है, और 1 पर कितना चार्ज है Cl पर -1, 6 × -1 इज इक्वल टू, इस पूरी स्पीशीज पर चार्ज कितना है -2, तो ये x - 6 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू +4, इसका प्राइमरी वैलेंसी। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम और आयन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4, ठीक है ना। अब सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो लिगेंड कौन से हैं और उसकी डेंसिटी क्या है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो नॉन आयोनाइजेबल स्पीशीज थी उसको आपने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में, ये सेंट्रल एटम है, इससे जो अदर स्पीशीज जुड़ी है वो क्या होंगे, लिगेंड। तो इस लिगेंड की संख्या कितनी है इसमें, 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकलती है, बराबर किसकी होती है, कोऑर्डिनेशन। सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। लिगेंड कितने, 6 × डेंसिटी। मोनोडेंटेड लिगेंड है ये, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Cl जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फॉर द सेंट्रल एटम, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। क्या आ गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। इसका मतलब कि ये लिगेंड मेटल के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो मेटल के इसमें जो लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा वो कितने, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, नहीं करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, क्यों भाई। प्राइमरी वैलेंसी से कौन कौन जुड़ा होगा, सेकेंडरी वैलेंसी से कौन जुड़ा होगा, 6 Cl जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े होंगे, राइट। तो इसको कैसे दिखाओगे आप, सॉलिड लाइन के द्वारा जोड़ोगे, ठीक। ये आप कर लोगे, क्यों भाई, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित है ना। तो अब आप लिखिए सम इंपॉर्टेंट टर्म्स of coordination compound. Some important terms of coordination compound. Important terms of coordination. इसमें हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं उपसहसंयोजन सत्ता। क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता। समन्वय सत्ता हिंदी में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है ना। तो ये कहा गया कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है
स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीशीज उपस्थित होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और क्लियर बोले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल एटम और उससे जुड़ी अन्य स्पीशीज उपस्थित होती हैं, जो इस पूरी एंटिटी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। या सीधा बोल दीजिए कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीशीज उपस्थित होती हैं और उनसे जो एंटिटी प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें क्या क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल एटम होगा और उससे जुड़ी अन्य स्पीशीज होंगी। स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें सेंट्रल एटम से एक निश्चित संख्या में और एक निश्चित स्पेशियल अरेंजमेंट में अदर स्पीशीज जुड़ी होती हैं, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा K4FeCN6, तो इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट में ये है, इसमें क्या सेंट्रल एटम ये है और अदर स्पीशीज जो इससे जुड़ी है वो ये है, और ये किसमें बंद है? एक स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसी को कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल देते हैं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। ठीक है ना? तो जब आयनिक फॉर्म में होगा तो आयन बोलेंगे इसको, है ना? कॉम्प्लेक्स आयन बोल देंगे, नहीं तो फिर कॉम्प्लेक्स है सीधा, अगर न्यूट्रल है तो, राइट? इसमें क्या रहेगा? सेंट्रल एटम रहेगा और उसके साथ अदर स्पीशीज जुड़ी होंगी, एक डेफिनेट स्पेशियल अरेंजमेंट होगा उनका। ठीक है ना? क्लियर? और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या होता है? नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है। कैसा होता है? नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है। इसका मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीशीज होती हैं वो नॉन आयोनाइजेबल होती है, वो आयनिक फॉर्म में नहीं आती है। क्लियर? फिर आता है क्या? जैसे हम कहीं लिखते 2-4 एग्जाम्पल और, तो जैसे लिखते CuNH3 4 तो इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हो जाएगी? ये होगी स्क्वायर ब्रैकेट वाली कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी। क्यों भाई? ठीक। इसके बाद आता है सेंट्रल एटम या आयन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सेंट्रल एटम और आयन को कैसे डिफाइन करेंगे? ये कुछ टर्म हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, फिर सेंट्रल एटम और सेंट्रल आयन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना ये, इसी को हमने क्या बोला? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में उपस्थित ऐसा परमाणु जिससे एक निश्चित संख्या में अन्य आयन या अणु जुड़े होते हैं, और किसमें? एक निश्चित स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, एक निश्चित स्पेशियल अरेंजमेंट के तहत जुड़े होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम और आयन। ठीक है ना? और सेंट्रल एटम या आयन जो होता है वह इन स्पीशीज से क्या करता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? इसलिए जो सेंट्रल एटम और आयन होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? एज अ लुईस एसिड। एज अ लुईस, सेंट्रल एटम और आयन लुईस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। क्लियर? तो इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? कॉपर, क्योंकि इसी से ये एटम है, इस एक एटम से अदर
मॉलिक्यूल जुड़े हैं। इसमें क्या है, 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के जुड़े हैं इस एटम से, इसलिए ये क्या होगा, सेंट्रल एटम, राइट। इसमें क्या होगा सेंट्रल एटम, Fe हो जाएगा, नहीं जाएगा क्यों भाई, CO Cl CO Cl3 ये CONH3 5 Cl और Cl2, इसमें क्या होगा, कोबाल्ट, सेंट्रल एटम, नहीं होगा। चलिए फिर आता है नेक्स्ट लिगेंड, सेंट्रल एटम हो गया, इसके बाद क्या आता है लिगेंड। लिगेंड किसे कैसे डिफाइन करोगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल एटम से जो अन्य स्पीसीज एक निश्चित स्पेशियल अरेंजमेंट के तहत जुड़ी होती हैं, उसे हम एक निश्चित संख्या में जो स्पीसीज एक डेफिनेट स्पेशल अरेंजमेंट के तहत जुड़ी होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। और ये क्या करती हैं लिगेंड्स, सेंट्रल एटम या आयन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसर संयोजक बंध बनाने के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्या कहलाते हैं, लिगेंड। लेकिन इन जनरल जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो कैसे, किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे लिगेंड की जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। हमने आपसे ये भी थोड़ा सा हिंट कर दें आपको कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, लिगेंड होते हैं। ये कह रहे हैं ना हम कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेंगे, या कहें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसे आप लिगेंड कहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे भी हैं लिगेंड जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हैं और 5 इलेक्ट्रॉन की भी बात आती है, डोनर की बात आती है, तो उनकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, जो इन जनरल क्या है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, ऐसे लिगेंड की बात कर रहे हैं। और सामान्यतः यही आपको पढ़ने और इन्हीं का ज्यादातर यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो लिगेंड की बात आई, आप समझ के लिगेंड किसे कहेंगे, जो क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल एटम से जो एक निश्चित संख्या में अन्य स्पीसीज यानी कि अन्य आयन या मॉलिक्यूल या दोनों जो जुड़े होते हैं एक निश्चित स्पेशियल अरेंजमेंट के तहत, उसे हम लिगेंड, ठीक है ना। लिगेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो लिगेंड की जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो बात कर रहे हैं, तो इसके आधार पर कोई लिगेंड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कोई लिगेंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कोई 3 कर सकता है, कोई 4 कर सकता है, नहीं कर सकता है, और इससे ज्यादा भी कर सकता है। तो कोई लिगेंड कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल एटम और आयन, केंद्रीय परमाणु अथवा आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए लिगेंड कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, उस लिगेंड की डेंसिटी, है ना। अगर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसकी डेंसिटी 1, 2 कर रहा है तो 2, 3 कर रहा है तो 3 हो जाएगी, राइट। ये बात समझ आ रही। तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन की संख्या के आधार पर यानी कि डेंसिटी के आधार पर लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, है ना। लिगेंड की डेफिनेशन आप समझ गए बेटा। तो अब टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ ले हम लोग। टाइप्स ऑफ लिगेंड, ये किसके बेस पर है, टाइप्स ऑफ लिगेंड इसके बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, है ना, वो इसकी डेंसिटी है। कुछ ऐसे लिगेंड हैं जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 3 करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 4 करते हैं, है ना, 5 करते हैं, 6 करते हैं, है ना। तो जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ऐसे लिगेंड जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको बोलते हैं
मोनोडेंटेट लिगेंड, या इसी को बोलते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। ठीक है, दूसरा इसका एग्जांपल Cl ही लिख देते हैं। अच्छा, और NH3 लिख देते हैं, H2O लिख देते हैं, CO लिख देते हैं, है ना, Cn लिख देते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? चलिए Cn लिखेंगे, SO4 2- लिख सकते हैं, लिखने को तो लिख सकते हैं, लेकिन ये दूसरे केस में आएंगे, अभी इनको बताना हमें दूसरी जगह पर, है ना। और F- लिखते हैं, ठीक है ना, NO पॉजिटिव है। अच्छा, तो ये क्या है, डोनर एटम इसमें एक है जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब मोनोडेंटेट लिगेंड में आप देख रहे हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। यानी कि चार्ज के बेस पर भी लिगेंड को क्लासिफाई कर सकते हैं आप। कितने तरह के? 3 तरह के, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, 3 तरह के लिगेंड। और ये जो हम लिगेंड के प्रकार बता रहे हैं किसके बेस पर बता रहे हैं कि वो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसको सेंट्रल एटम, ये उसके आधार पर। तो मोनोडेंटेट समझ गए। फिर क्या आता है डाइडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड। तो इस कैसे डिफाइन करोगे इसको? ये ऐसे लिगेंड होंगे जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसके लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। केंद्रीय परमाणु के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड। दूसरी चीज, इनकी डेंसिटी क्या होगी? 2 होगी ना। तो सेंट्रल मेटल एटम से ये 2 पॉइंट पर जुड़ेगा, 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होंगे इसके, नहीं होगी? तो जो डाइडेंटेट लिगेंड होते हैं वो सेंट्रल एटम के साथ जुड़ करके रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल एटम से जुड़ करके रिंग का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम बोलते हैं कीलेट लिगेंड। क्या बोलते हैं? कीलेट लिगेंड। ठीक है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनता है उसको बोलते हैं, और जो रिंग बनती है उसको बोलते हैं कीलेट रिंग, है ना। और ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोलते हैं कीलेट। क्लियर? हमने क्या बताया कि डाइडेंटेट लिगेंड होगा, तो ये ऐसा लिगेंड है जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा सेंट्रल एटम को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और रिंग का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होगा कि फॉर्मेशन, रिंग का फॉर्मेशन होगा, और रिंग का फॉर्मेशन जो होगा उसे बोलेंगे कीलेट रिंग, और ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोलेंगे कीलेट, और ऐसे लिगेंड को बोलेंगे कीलेट लिगेंड। ठीक है ना? क्लियर? अच्छा, ट्राइडेंटेट लिगेंड अगर होगा तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 डोनर एटम होंगे जो डोनेट करेंगे और वो अटैच होंगे सेंट्रल एटम से, तो वो भी रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, नहीं करेंगे? टेट्राडेंटेट लिगेंड है तो वो भी कैसा लिगेंड होगा? कीलेट लिगेंड होगा, कीलेट का फॉर्मेशन करेगा, नहीं है? पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट ये सब क्या करेंगे? यानी कि यूनिडेंटेट के अलावा फिर पॉलीडेंटेट कह सकते हो। डाइडेंटेट का सीधा पॉलीडेंटेट पर क्या क्या आ जाएगा? ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये लिगेंड आ जाएंगे। तो ये सब क्या करते हैं? सेंट्रल एटम से जुड़ करके रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, और रिंग का फॉर्मेशन करेंगे उसको बोलते हैं कीलेट रिंग,
और ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कीलेट कंपाउंड, और लिगेंड को कीलेट लिगेंड बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कीलेशन, CHELATION, कीलेशन। क्लियर? अब बात ये आती है कि बाइडेंटेड लिगेंड है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है, टेट्राडेंटेड लिगेंड है, तो कितनी रिंग बनेंगी? बाइडेंटेड लिगेंड है तो कितनी रिंग बनाएगा? ट्राइडेंटेड लिगेंड है तो कितनी रिंग बनाएगा? कीलेट रिंग। तो नंबर ऑफ कीलेट रिंग इज इक्वल टू होता है डेंसिटी -1। नंबर ऑफ कीलेट रिंग, कितनी कीलेट रिंग बनेगी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कितनी कीलेट रिंग बनेगी, ये किस पर डिपेंड करेगा? इसकी डेंसिटी क्या है लिगेंड की, उससे निकल आएगा। फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी -1। अब बाइडेंटेड लिगेंड है तो बाइडेंटेड लिगेंड में डेंसिटी 2, तो 2 - 1 एक रिंग बनेगी, ठीक है ना? क्यों भाई? अच्छा, ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा तो 2 रिंग बनेगी। टेट्राडेंटेड लिगेंड होगा तो 3 रिंग बनेगी, 3। और पेंटाडेंटेड लिगेंड होगा तो 4, और हेक्साडेंटेड लिगेंड होगा तो 5 बनेगी। अब देखते हैं बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है ना? चलिए, तो डाइडेंटेड लिगेंड की बात कर रहे हैं हम लोग। डाइडेंटेड लिगेंड, इसका एग्जांपल है इथाइलिन डायमीन, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या? ये फॉर्मूला है CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डाइअमीन, और इसको EN से लिख देते हैं, है ना? और आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इथेन 1,2, इथेन 1,2 बोलो डाइअमीन होगा ना? तो इसका आईयूपीएसी नेम ये होगा इसका, और ये इथाइलिन डाइअमीन साधारण नाम है, और इसका एब्रिविएशन क्या है? EN, ठीक है ना? तो इसमें 2 डोनर एटम, ये एक नाइट्रोजन के पास, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी डोनेट करेगा मेटल को, और ये भी डोनेट करेगा, तो ये क्या बन गई? एक रिंग बन गई कि नहीं बन गई, है ना? तो बाइडेंटेड लिगेंड है, डेंसिटी 2 - 1 बराबर नंबर ऑफ रिंग। बाइडेंटेड लिगेंड एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। अब ट्राइडेंटेड लिगेंड की बात करें तो ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। डाई इथाइलिन ट्राइअमीन का मतलब है, इसमें क्या था? डाई इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन, 2 अमीन थे और एक इथाइलिन। अब क्या है? 2 इथिलीन हो गए, और अमीन कितने हो गए? 3, ट्राई। तो इसको क्या करें हम? ऐसे लिख सकते हैं NH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, और ये NH2, और इससे भी NH2, ठीक है? इथाइलिन एक इथाइलिन, ये 2 हो गए इथाइलिन, क्यों भाई? इथाइलिन का मतलब समझ रहे ना, है ना? और ये एक अमीन, ये अमीन, ये अमीन नहीं है? एक डोनर एटम ये हुआ, एक डोनर एटम ये हुआ, एक डोनर एटम ये हुआ। तो ये मेटल को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये देगा, ठीक है ना? तो इस लिगेंड में कितने हैं? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड
विद मेटल एटम और आयन। तो डेंसिटी 3, रिंग कितनी बनी 3 - 1 2। एक रिंग ये हो गई, दूसरी रिंग ये हो गई, नहीं हो गई। अब टेट्राडेंटेट लिगेंड, इसी में क्या करो आप ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन कर दीजिए, इसी में बढ़ाते जाओ ना, इसी में बढ़ाते जाओ। क्या करोगे ट्राइथाइलिन टेट्रामीन बनेगा, उसको बना के देखो जरा, बनेगा, बनाओ। देखो देखिए 1 2 3 इथाइलिन और ये NH NH NH2 NH2 भाई NH2 अमीन रहा होगा, उससे एक H हटा, ये जुड़ा इथाइलिन नहीं है। तो इसमें इथाइलिन कितने होगा 1 2 3 ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। क्यों भाई, तो इसको क्या लिखते हैं एब्रिविएशन TRIEN ट्राइईन। इसको क्या लिखते हैं डाइईन, और इसको क्या लिखते हैं EN, एब्रिविएशन है। ये सब कैसे हैं, इन पर किसी पर चार्ज नहीं है, कैसे लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। ये डाइडेंटेट, ये ट्राइडेंटेट, ये टेट्राडेंटेट, और ये कितने मेटल के साथ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा और एक ये करेगा। तो 1 2 3 रिंग बनाएंगे। ये कौन जुड़े हैं आपस में, इसलिए 1 2 3 रिंग बनाया। डेंसिटी इसकी कितनी है 4। कितनी रिंग बना रहा है 3। अब पेंटाडेंटेट लिगेंड 4 बनाएगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड 5 बनाएगा। तो पेंटाडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल, ये सब पॉलीडेंटेट लिगेंड में भी आएंगे ना। पेंटाडेंटेट लिगेंड का हेक्साडेंटेट लिगेंड भाई। अच्छा, डाइडेंटेट लिगेंड में न्यूट्रल बताए हैं हमने, नेगेटिवली चार्ज भी होंगे, नहीं होंगे लिगेंड। अभी और एग्जांपल लेंगे, जब आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर बताएंगे तो उसमें और एग्जांपल भी बता दें। जैसे ऑक्सिलेट है ना, ग्लाइसिनेट है। ऑक्सिलेट देखिए CHCOO ऑक्सिलेट, ठीक है। ग्लाइसिनेट पता है कैसे बनता है, ग्लाइसिन क्या होता है वास्तव में, ग्लाइसिन जो होता है वो अमीनो एसिटिक एसिड होता है। अमीनो एसिटिक एसिड को क्या लिखेंगे CH3COOH एसिटिक एसिड, और इससे एक H हट जाए और क्या जुड़ जाए NH2, इसको क्या पढ़ोगे अमीनो एसिटिक एसिड। क्यों भाई, अरे ये अमीनो एसिटिक एसिड है कि नहीं है, एसिटिक एसिड का एक H रिप्लेस करके NH2 जुड़ गया तो अमीनो एसिटिक एसिड बन गया। और इसका अब ये एक H हट जाए, ये ग्लाइसिन है, और ग्लाइसिन से एक H हट गया तो क्या बचेगा NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO माइनस। तो इसको क्या पढ़ोगे ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट आयन बना तो इसमें एक डोनर एटम ये है और दूसरा ऑक्सीजन, तो कैसा हुआ डाइडेंटेट। तो ग्लाइसिनेट आयन जो है वो कैसा है, डाइडेंटेट लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा, नहीं करेगा। और कैसा है ये नेगेटिवली चार्ज, ऑक्सिलेट भी नेगेटिवली चार्ज नहीं है। चलिए
फिर हम बताना चाह रहे हैं आपको हेक्साडेंटेट और पेंटाडेंटेट के बारे में। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड में EDTA का नाम सुना होगा आपने, EDTA 4- है ना। इसको बोलते हैं इथाइलिन, D फॉर डायमीन, T फॉर टेट्रा, A फॉर एसीटेट, है ना, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो पहले तो हम इथाइलिन का फॉर्मूला लिख लें। इथाइलिन का क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये CH2 एक वैलेंसी खाली। भाई इथाइलिन तो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन। अब इथाइलिन से ही क्या जोड़ना है, अमीन जोड़ना है, कितने, 2। तो इसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसकी एक वैलेंसी खाली, इसकी एक वैलेंसी खाली, तो इससे क्या जुड़ गया NH2 और इससे भी क्या जुड़ गया NH2। तो इथाइलिन से 2 अमीन जुड़ गए, सो इथाइलिन डायमीन हो गया, इथाइलिन डायमीन हो गया। अब इसी से क्या जोड़ना है, 4 एसीटेट, टेट्रा का मतलब 4 एसीटेट। अब एसीटेट मतलब इसके नाइट्रोजन को से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उसको ऐसे लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, NH2 को नहीं लिख सकते। तो इसका एक H हटा दीजिए और एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COO H, और इसका एसीटेट एंड क्या होगा, CH3COO माइनस, ये एसीटेट एंड होगा। तो इस कार्बन की एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो इसकी वैलेंसी खाली, और ये कार्बन किससे जुड़ जाए, इसका एक हाइड्रोजन जुड़ा हटा के नाइट्रोजन से, तो क्या हो जाएगा, CH3 की जगह 2 हो जाएगा, COO माइनस, एक एसीटेट जुड़ गया, इसका भी H हटा करके CH2COO माइनस। इसी तरह यहां से CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। तो इथाइलिन डायमीन और 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट हो गया। और 4 नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज पर, एक नेगेटिव चार्ज पर, एक नेगेटिव पर। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट जो ये है, ये इसमें 6 डोनर एटम है, 4 तो ऑक्सीजन एटम और 2 नाइट्रोजन एटम, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम और आयन को, किसके लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो कैसा लिगेंड हुआ ये, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये, तो कैसा हुआ ये, हेक्साडेंटेट लिगेंड हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अगर हम इसमें इथाइलिन डायमीन जो था उसमें से हम क्या करते, एक H ना हटाते, एक H ना हटाते, 3 ही H हटाते, तब इसका नाम क्या होता, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट, और ट्राई एसीटेट होता तो फिर इस पर चार्ज कितना होता, 3-। तो अब इसमें डोनर आइटम कितने, 1 2 3 4 5, तो ये कैसा हो जाता, पेंटाडेंटेट, है ना। तो इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट, ये कैसा है, पेंटाडेंटेट लिगेंड है। उसको कैसे लिखोगे, एब्रिविएशन में EDTA 3- चार्ज, है ना। और कितनी रिंग बनाएगा, मेटल के साथ जुड़ करके 4 रिंग बनाएगा, है ना। अच्छा, ये कितनी बनाएगा, 5 बनाएगा। और इसको कैसे लिखोगे, EDTA 4- नहीं लिखोगे, क्लियर। तो EDTA 3- है तो वो पेंटाडेंटेट, EDTA 4- है तो हेक्साडेंटेट, ये हेक्साडेंटेट होगा, नहीं होगा, क्लियर। इतना समझ में आ गया आपको, कितनी रिंग बनेगी ये समझ में आ गया। इसमें रिंग 5 बना के बताएं, क्या बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक चीज और थोड़ी सी बता दें आपको,
कि जैसे मान लीजिए छोटे कोई K4FeCN6, तो ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि नहीं है? इसमें जो सेंट्रल एटम है उससे क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़ा हुआ है, नहीं? जिसमें रिंग का फॉर्मेशन तो संभव नहीं। रिंग कहाँ बनेगी? बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड बनेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें रिंग का फॉर्मेशन लिगेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें हम लिखते हैं Fe के साथ मान लीजिए En थ्राइस, ये लिख दिया हमने, है ना। Fe के साथ En थ्राइस, यहाँ पर चार्ज मान लीजिए कि कुछ आएगा, प्लस में आएगा N, चार्ज लगा दिया, कोई ना कोई सेंट्रल एटम पर कोई ना कोई चार्ज होगा, लगा दिया। तो इसमें जो लिगेंड जुड़े हैं सेंट्रल एटम से वो क्या जुड़े हैं? डाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं? नहीं जुड़े। ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने 6 बना रहा है, और ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बना रहा है? 6। यहाँ भी बन रहा है, नहीं बन रहा है? यहाँ पर डाइडेंटेट लिगेंड जुड़ा है, यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़ा है, तो ये रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? ये मेटल लिख दिया हमने, इसको भी मेटल लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इनमें कंपेयर करोगे तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें लिगेंड मेटल के साथ, सेंट्रल एटम के साथ रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू जिसमें कि रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज, अब एक जगह हमने ये लिख दिया और एक जगह हम ये लिख दे रहे हैं, मेटल के साथ EDTA ये जुड़ा हुआ है, इथाइलिन डाइलिन टेट्राएसिटेट, और ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो ये भी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ना, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी डोनेट करेगा। इन 3 लिगेंड से भी 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक लिगेंड 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा? तो ये भी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, इसमें भी 6 बन रहे हैं। तो सेंट्रल एटम तो सभी में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, नहीं बना रहा है? इसमें कोई रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसमें रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जिसमें रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है वो तो लेस स्टेबल, और ये ज्यादा स्टेबल हो। लेकिन दोनों में रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें जितनी ज्यादा रिंग, जिसमें जितनी ज्यादा रिंग उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो ये कितनी रिंग बनाएगा? कोई एक लिगेंड एक रिंग बनाएगा। इथाइलिन डाइलिन कैसा है? डाइडेंटेट। तो डेंसिटी इसकी एक लिगेंड की क्या है? 2। तो एक लिगेंड कितने रिंग बनाएगा? 1। और ऐसे कितने लिगेंड हैं? 3। तो ये कितनी रिंग बनाएगा? 3 रिंग बनाएगा। ये क्या है? लिगेंड यहाँ पर 1 है, लेकिन डेंसिटी इसकी क्या है? 6। तो 6 - 1 5 रिंग। तो ये जो लिगेंड है वो मेटल के साथ 5 रिंग बनाएगा, और ये कुल 3 रिंग बनाएगा। तो नंबर ऑफ रिंग्स जहां ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ये इसकी तुलना में ये और ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। क्लियर? तो आज आपने क्या क्या पढ़ लिया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया, वर्नर थ्योरी पढ़ ली, प्राइमरी वैलेंसी पढ़ ली, सेकेंडरी वैलेंसी पढ़ ली। सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी पढ़ लिया, सेंट्रल एटम और आयन के बारे में पढ़ लिया, लिगेंड के बारे में पढ़ लिया, है ना। टाइप्स ऑफ लिगेंड किसके आधार पर? चार्ज के आधार पर, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, और डेंसिटी के बेस पर कि कितने पेयर, कितने डोनर एटम है उसमें, है ना, उसके आधार पर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके आधार पर पढ़ लिया आपने टाइप्स ऑफ लिगेंड। अब इनके लिगेंड्स के एक एक के बारे में डिटेल में हम लोग कल पढ़ेंगे,
पर्टिकुलर मोनोडेंटेड कौन कौन से हैं, न्यूट्रल और उसमें पॉजिटिव और उसी में नेगेटिव। चलिए कल